बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़रहान है। मैं एज ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर मुख्तार शेख हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अकबर ज़हरी, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है यूरोलॉजी में। आज एक बहुत अहम टॉपिक हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। उसमें जो मर्दाना गदूद है उसका कैंसर, उसकी अलामात क्या होती हैं, उसकी पेशेंट हमारे पास किन अलामात से आता है, उसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, उसका ट्रीटमेंट और फॉलोअप कैसे किया जाता है। मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर अली अकबर ज़हरी से। सर, आज आप हमें बताएंगे कि मर्दाना गदूद और उसकी अलामात, तो इसके बारे में काइंडली हमें ब्रीफ करें ताकि पेशेंट्स को बेनिफिट हो और वो। थैंक यू डॉक्टर फ़रहान। ये एक इम्पोर्टेंट और बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, स्पेशली उस एज में जब 40-45 साल क्रॉस करके पेशाब के तकलीफ़ से आते हैं, और बहुत से लोगों में ये तकलीफ़ दे भी रहा होता है और उनको पता भी नहीं है। बेसिकली मर्दाना गदूद है क्या, मैं एक डायग्राम के ज़रिए से आप लोगों को ज़रा इस पे अगर आप फोकस कर सके। ये मसाना है और ये पेशाब के नाली है। बिल्कुल मसाने के नीचे ये गदूद है और गदूद के अंदर से पेशाब के नाली पास हो रहे हैं। तो गदूद है क्या, बेसिकली ये एक मेल आर्गन है, फ़ीमेल्स में नहीं होती है। और जैसे आपने देखा होगा कि 50 साल के बाद फ़ीमेल्स या ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है, बच्चे नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं? उम्र की वजह से। जब हम मेल 50 साल क्रॉस करते हैं तो हमारे जो गदूद है, मर्दाना गदूद या प्रोस्टेट है, वो इनलार्ज हो जाता है। तो प्रोस्टेट के इनलार्ज होने से जो पेशाब के नाली अंदर से पास हो रही है वो कंप्रेस हो जाता है या दब जाता है, और जिसकी वजह से पेशाब में तकलीफ़ आती है। तो ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से बहुत से लोग पेशाब में तकलीफ़ या उसके अलामात के साथ आते हैं। सर, इसमें जो पेशेंट स्पेशली, एक तो इसमें कैंसर की अलामात होती हैं और इसमें एक जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसकी अलामात होती हैं, तो उसमें पेशेंट फ़र्क किस तरह कर सकता है और पेशेंट हमारे पास किन अलामात से आता है? थैंक यू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली ये चाहे कैंसर की रिस्क तो बहुत कम है, वो उम्र के हिसाब से अगर बहुत एडवांस एज हो, ज़्यादा उम्र हो, तो फिर वहाँ चांसेस हो सकते हैं। कम एज में चांसेस बहुत 4-5% या 10% से कम होते हैं। मोस्टली सिम्टम्स दोनों के एक ही होते हैं। सिम्टम्स क्यों हो जाते हैं या अलामात क्यों आते हैं? पेशाब के नाली पे कंप्रेशन की वजह से। कैसे पेशेंट्स, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि जी पेशाब शुरू करने में तकलीफ़ है, पेशाब की दार कमज़ोर हो गई है, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, रात को नींद से उठ के पेशाब करना है, और बहुत से लोग कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मसाना खाली नहीं होगा तो पेशाब पीछे रुकेगा, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, और उस इन्फेक्शन से पेशाब की नाली में जलन हो सकता है। बहुत से पेशेंट्स इस कंप्लेंट्स के साथ आ सकते हैं कि उनमें पेशाब में खून आ रहा होता है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से आए। बहुत से पेशेंट्स कंप्लेंट मतलब प्रेजेंट ऐसे कर रहे होते हैं कि पेशाब में तकलीफ़ है, लेकिन समटाइम्स एक अगर कब्ज़ की तकलीफ़ हो तो कब्ज़ की वजह से भी प्रोस्टेट कंप्रेस हो जाता है और वो उनके तकलीफ़ या पेशाब की जो अलामात है वो बढ़ जाते हैं। तो मोस्टली इन सिम्टम्स के साथ आते हैं। बहुत रेयरली अगर प्रोस्टेट कैंसर एडवांस हो तो पेशेंट्स बैकएक के साथ आ सकते हैं, वज़न कम हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल एडवांस एज में। सर, इसमें हमें ये आप गाइड करेंगे कि जो पेशेंट की अर्ली सिम्टम होती हैं उसमें डायग्नोज कैंसर हो सकता है या लेट सिम्टम में डायग्नोज होता है पेशेंट, तो इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए डॉक्टर कि हम बताएं कि जी आपके जो पेशाब की तकलीफ़ है ये बिनाइन या उम्र के हिसाब से जो मर्दाना गदूद बढ़ता है उसकी वजह से हैं या कैंसर की। वो दो तरीके से पता चल जाता है। एक तो हम मुआयना करते हैं, आपने ये अगेन मैं डायग्राम दिखाऊंगा, ये मसाना है, ये पेशाब के नाली है, ये गदूद है और ये पाखाना के रास्ता है। यहाँ से हम एग्ज़ामिन करके
دیکھ سکتے ہیں کہ پروسٹیٹ میں کوئی چینجز تو نہیں ہے, کوئی ناڈیول یا کوئی ایسے ہارڈنس تو نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چلے. سیکنڈ جو آج کل موسٹ کامنلی لوگ کر رہے ہیں اور وہ بہت اچھا ایک انفارمیشن دے رہا ہے, پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن ایک خون میں ٹیسٹ ہے. اگر اس کی لیول ایک مخصوص لیول سے اوپر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ شاید اس میں وہ 100% ڈائگنوسٹک نہیں ہوتا, لیکن ایک انڈیکیٹر ہے کہ ہمیں آگے گائیڈ کریں کہ ہم فردر ٹیسٹ کر کے بتائیں. تو یس پاسبل ہے, ہم بتا سکتے ہیں پیشنٹ کو کہ کیا آپ کے سمٹمز غدود کی وجہ سے ہیں جو نارمل ایج ریلیٹڈ ہے یا خدا نخواستہ کوئی کینسر. سر اس میں جو پیشنٹ میں فیملی ہسٹری ہوتی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جو لوگ جن کی پوری فیملی میں پروسٹیٹ کینسر کی اسٹرانگلی پازیٹیو ہسٹری ہے, تو اس کو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو ایج کے مطابق اپنی ڈائگنوسس ایویلویشن کروانی چاہیے؟ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. کچھ فیملی, کیونکہ پروسٹیٹ کینسر فیملیل بھی ہے, فیملیز میں رن بھی کر رہا ہے, اور اگر ایک فیملی ممبر پازیٹیو ہیں تو ان کے جو سبلنگز ہوں گے, میل سبلنگز, وہاں پہ باقی لوگوں سے دگنا یا ٹوائس رسک ہو سکتا ہے کہ کینسر ہو. تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ذرا ارلی اینیول چیک اپ کروائیں, اور یہی اینیول چیک اپ ایگزامینیشن کرائیں گے اور PSA کرائیں گے. اس طریقے سے ہم اس پہ ڈائگنوسس بنا سکتے ہیں. سر اس میں ڈائگنوسس ایک پیشنٹ کا کینسر کا ہو جاتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ کیا اس کے آپشن ہوتے ہیں اور آگے وہ پیشنٹ کیسے پروسیڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس غدود, مردانہ غدود کے لیے پہلے تو ہمیں ایویلویشن کرنا چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ مردانہ غدود ایج کی وجہ سے بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے سمٹمز ہیں, یا یہ کینسر کی وجہ سے. جیسے آپ کی پہلی کویشچن تھی, تو ہم کچھ خون کے ٹیسٹ, پیشاب کے ٹیسٹ اور ایک الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ہمیں اس پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صرف عمر کی وجہ سے انلارجمنٹ ہے تو بہت اچھے میڈیکیشنز ہیں, میڈیکیشنز دے دیتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی ایسے مینز ٹیسٹ میں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ خدا نخواستہ کینسر ہے, تو پھر بھی اس کے لیے بہت اچھے ٹریٹمنٹس ہیں. لیکن کینسر کی ٹریٹمنٹ ہمیشہ ایک تو ہمیں پہلے تو سٹیجنگ کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہ پروسٹیٹ کے اندر, غدود کے اندر ہیں یا غدود سے باہر نکلے ہیں. اگر یہ غدود کے اندر ہے پھر تو کیوریبل ہے. اور آج کل کینسر کی ٹریٹمنٹ یوزلی ہم اپنے پورا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں جسے ہم یہ کہتے ہیں ٹیومر بورڈ, اور وہاں لے کے جاتے ہیں ہم یہ کیس ڈسکس کرتے ہیں, جس میں آنکالوجسٹ بھی ہوتا ہے, ریڈیالوجسٹ بھی ہوتا ہے, یورولوجسٹ بھی ہے. تو ہم سب مل کے ڈسکس کرتے ہیں پیشنٹ کے سارے ٹیسٹ ہسٹری ایک ساتھ رکھ کے, اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے لیے کون سا موڈیلٹی بہتر ہے. اس میں بہت اچھے آپشنز ہیں, ہم سرجری بھی کر سکتے ہیں, ہم ریڈیشن بھی دے سکتے ہیں. ریڈیشن کے اگین دو قسم, ہم لوکلائزڈ سیڈز رکھ سکتے ہیں یا باہر سے شعاعیں دے سکتے ہیں. اگر ارلی ڈائگنوز ہو تو یہ کمپلیٹلی کیور ہو سکتا ہے اس میں.